तो दोस्तों मैं आपको इन शॉर्ट ये कह सकता हूँ कि अगले 3 दिन की जो जर्नी है वो 100% साइंटिफिक प्रूवल्स, उसके साथ आपको, अगर मैं मेडिसिन का भी कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करूंगा, मैं टेम्परामेंट का कॉन्सेप्ट भी आपसे शेयर करूंगा, मैं पल्स डायग्नोसिस का भी अगर मैं आपसे शेयर करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है रेफरेंस है, ये इसका रेफरेंस इस चीज़ के साथ आपको मिलेगा। जब आप उस रेफरेंस के साथ काम करते हैं तो आपका जो इंथ्यूजियाज्म, जब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका बहुत आगे ऊंचे लेवल के ऊपर जा सकता है। राइट सर? तो आई यहाँ थिंक पे एक चीज ऐड करूंगा छोटी सी। कोविड चल रहा है, कब तक चलेगा पता नहीं। पेशेंट ना मैं जागता हूँ ना पेशेंट को उधर आने देता हूँ, वो दूर से ही वो सिम्टम नोट, तो दूर से इंक्वायरी करके टेम्परामेंट कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में रोशनी आप जरूर डालिए। डेफिनेट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर सर। हमारे बीच में एक डिग्निटरी और डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर जी, जो कि हमारे रविसन इंडिया इलेक्ट्रॉन फार्मा के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। वो जब बीच में टाइम मिलेगा हम उनसे भी उनका एक आशीर्वचन जरूर लेंगे। राइट? तो मेरे को लगता है कि हमें अपना सब्जेक्ट, जो ये 2 दिन की जर्नी है, 3 दिन की जर्नी है जो हमारी आज कल परसों, इसको जो कार्यकलाप करने वाले हैं अगले 3 दिन के अंदर, उसमें बेसिक पॉइंट के ऊपर ही हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे जिनसे ना केवल वो हमारी प्रैक्टिस को एनहांस करने का काम करेगा, बल्कि हमारी प्रैक्टिस को इस्टेब्लिश करवाने में भी हमारी 100% मदद करेगा। आप बिल्कुल जानेंगे, जब बातचीत शुरू होगी तो बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट ही आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे। इससे पहले मैं शुरुआत करूं, हम अपने जो हमारे सर्वे सर्वा हैं काउंसिलर मतई जी, इनसे इजाज़त लेते हैं, इनके चरणों में नमन करते हुए, शत नमन करते हुए आज की इस यात्रा का हम शुभारंभ करते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो भी आपके माइंड में विजन और आपके जो से जितने भी मतलब कि जो से वो रहें, जो आपके ओपिनियन रहें, जो आप जानना चाहते हैं कि इस क्लास में हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, आपको वो सारी चीज़ें मिलें, ऐसा मेरा मानना है। और इसी ख्याल को मद्देनजर रखते हुए हम कोशिश करें कि जो है वो इस जर्नी को स्टार्ट करके, और तो जो ये हमारी जर्नी रहेगी, इसमें 3 मेजर स्टेप हम पकड़ेंगे, सब्जेक्ट टॉपिक पकड़ेंगे। 1 इज टेम्परामेंट, डायग्नोसिस बाय टेम्परामेंट। सेकंड इज डायग्नोसिस बाय पल्स डायग्नोसिस, पल्स रीडिंग। थर्ड वन, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, ऑल सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। ऑल सिलेक्शन ऑफ रेमेडी मीन्स कि हमें फार्मूला तक कैसे बनाना है, उस पॉइंट के ऊपर हम जो सा वो अगले 3 दिन के अंदर डिफरेंट डे में चर्चा करेंगे। आज का मेन हमारा जो दिन रहेगा वो रहेगा टेम्परामेंटल स्टडी। राइट? मेरा मानना ऐसा है कि मैं इससे पहले आपको उसकी टेक्निसिटी के अंदर लेकर के जाऊं, हमें डॉक्टर साहिबान अपने सिस्टम के मुताबिक, अगर हम क्लेम करते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी हमारा जो सा वो एक अलग सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, तो हमें अपने आप के जो एथिक्स है उसको भी हमें अलग ही प्रदर्शित करना है। हमें डॉक्टर साहिबान अपने सिस्टम के मुताबिक, अगर हम क्लेम करते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी हमारा जो सा वो एक अलग सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, तो हमें अपने आप के जो एथिक्स है उसको भी हमें अलग ही प्रदर्शित करना है। अगर हम उनको अलग से प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं तो दिस मीन्स कि हम सिस्टम के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए, कैसे अलग होना है, अगर वही काम आज मैं भी कर रहा हूँ जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश सिस्टम, चाहे वो एलोपैथिक मॉडर्न सिस्टम हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, या सो मेनी सिस्टम, स्वरिक्पा भी आज की डेट में रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा के अंडर ही। तो अगर मैं वही काम कर रहा हूँ जो वो लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरी अलग से पहचान नहीं बन सकती है। अगर मेरे को अपनी अलग से पहचान बनानी है तो मेरे को अपने जो हमारे फाउंडर फादर काउंसिलर मतई जी हैं, इन्होंने जो हमें बेसिक कंसेप्ट दिया, दोस्तों हमें उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी हम अपने आप को अलग जो है वो एक कैनवस के अंदर अपने फोटो को इस्टेब्लिश करवा सकते हैं। राइट?
हमारे अलग होने का जो सबसे पहला करैक्टर स्टार्ट होता है वो हमारे डायग्नोसिस के अंदर ही होता है। अगर हम अपने डायग्नोस्टिक फीचर को अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से जो सा वो फॉलो कर लें, तो उस डायग्नोस्टिक फीचर को देखते हुए ही लोग हमें अलग एक प्रैक्टिशनर और डॉक्टर के रूप में इस्टेब्लिश करेंगे। दिस मीन्स वो एक अलग हट करके एक ऐसी साइंस को पैदा करना चाहते थे जो उनका थीम माइंड में था। उनका जो माइंड में थीम था मालूम क्या था? हेल्थ इनटू योर पॉकेट। हर इंसान की अपनी पॉकेट में अपनी हेल्थ होना। दोस्तों, वो हेल्थ कैसे आ सकती थी? वो हेल्थ बहुत बड़ी फार्मेसी, बहुत बड़ा एक केमिस्ट शॉप अपने सर के ऊपर लाद करके तो हम हेल्थ अपनी पॉकेट में नहीं कर सकते हैं ना, राइट? उन्होंने एक ऐसे सिस्टम की खोज के अंदर अपना समय दिया, अपनी लाइफ दी कि अगर एक इंसान के पास अगर एक सिंगल रेमेडी भी मेरी पड़ी रहे तो वो रेमेडी उतना काम करे इमरजेंसी में ताकि उसके जीवन को बचाने में वो काम आ सके। आपको मालूम है मैटी जी ने हर सब्जेक्ट को स्टडी किया। उन्होंने मॉडर्न सिस्टम भी स्टडी किया, एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सबके साथ जितने भी यूनिवर्स के अंदर ट्रेडिशनल सिस्टम भी उस वक्त उनको पता चल पाए, उन सिस्टम को भी उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने उस चीज़ में क्या देखा कि जितनी भी वो मेडिसिन थी वो सिम्टोमेटिक थी। सिम्टोमेटिक मीन्स हर लक्षण के लिए आपको फोकस करना है। आप मतलब कि सिम्टम्स को देख करके किसी एक मेडिसिन के ऊपर नहीं जा सकते हैं। अगर जा भी सकते हैं आज की डेट में, जैसे कई बार कुछ होम्योपैथ क्लेम करते हैं कि नहीं हमारे सिस्टम में भी हम 25 सिम्टम कैलकुलेट करके एक सिंगल मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ये कौन कर सकता है? ये डॉक्टर तो कर सकता है जो होम्योपैथ एक्सपर्ट होगा, पर एक आम कॉमन इंसान नहीं कर सकता है। बट मैटी जी ने सिम्टोमेटिक सिस्टम को खत्म करके उसको अपने एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर उसको पॉजिटिव सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट दिया। पॉजिटिव सिस्टम को क्या बोला जाता है कि एक कॉज के ऊपर, एक कारण के ऊपर 10 लक्षण निकल सकते हैं। मैटी जी ने क्या बोला? अगर मैं इन 10 के 10 सिम्टम को अलग अलग से ट्रीट करूंगा तो मैं अपने मतलब कि मेडिकल सिस्टम के साथ जस्टिस नहीं करूंगा। उन्होंने बोला कि एक कारण खत्म करके अगर मैं 10 उसके सिम्टम को, लक्षणों को खत्म कर सकता हूं तो मेरे को पॉजिटिव फैक्टर के ऊपर जाना है। उन्होंने इस प्रिंसिपल को अपने उसके अंदर अडॉप्ट किया। उन्होंने पॉजिटिव फैक्टर के अंदर इसको जो सा वो आपके सामने ला करके खड़ा किया। उसके बाद फिर जब उन्होंने मेडिसिन के अंदर देखा कि अगर ये सिंगल प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, उन्होंने अपने लाइफ टाइम में, मेरा ऐसा मानना है, जो मेरा पिछले लगभग 30 से 32 साल का एक्सपीरियंस प्लस का जो मेरा प्रैक्टिकल खास करके हर्ब्स के साथ रहा है, उस हर्ब के एक्सपेरिमेंट मतलब कि ड्यूरिंग माई जर्नी ऑफ हर्ब्स मैंने भी पाया कि कम से कम मैंने अब तक मोर देन 800 to 850 प्लांट्स को मैंने इस यात्रा के अंदर स्टडी करने का मेरे को मौका मिला। क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर वो प्लांट एक समा था नहीं मिल रहे थे, मगर धीरे धीरे करके 1989 से जर्नी स्टार्ट करके 2000 आज तक 2021 तक लगभग हमने 105 ओरिजिनल प्लांट्स को हर्ब्स को ढूंढ निकाला है, जो मैटी जी ने अपने इटली के अंदर रहते हुए इस्तेमाल किए। फिर उस जर्नी के तहत मैंने एक पॉइंट सीखा है कि हो सकता है जब मैटी जी ने वो जर्नी स्टार्ट की थी तो उन्होंने अबाउट 550 से लेकर के 600 प्लांट की कम से कम स्टडी की होगी, तब जाकर के उन प्लांट की स्टडी के बाद उनको 114 प्लांट को ढूंढने का मौका मिला होगा। और उन्होंने जब 114 प्लांट पहले जो ढूंढे, उससे उन्होंने जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर की, मेडिसिन बनाई, और उस मेडिसिन को उन्होंने 60 रेमडी तक लेकर के गई। बट उन्होंने क्योंकि अब जब 60 मेडिसिन तो बना ली, फिर उनको लगा कि यार अगर 60 मेडिसिन अपनी जेब में कोई बंदा कैसे रखेगा। उन्होंने उसको और रिफाइंड किया। ये जो मैं आपको हिस्ट्री शेयर कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ आपको 1860 से लेकर के 1865 के बीच की। उन 5 सालों में ही मैटी जी ने अपने द्वारा बनाई गई लगभग 22 मेडिसिन को डिस्कार्ड कर दिया था। उन्होंने इसकी काउंटिंग को डाउन लाते लाते 38 ला करके खड़ी कर दी थी जब उन्होंने इस सिस्टम को आगे बढ़ाया। मगर एक पॉइंट और भी है, वो 1865 से लेकर के 1880 तक इतने मशगूल हो गए इस प्रैक्टिस, इस सिस्टम को पॉपुलराइज करने के लिए कि उनका रिसर्च पार्ट थोड़ा सा कम हो गया। क्योंकि लोग उनके पास आने लगे, वो ट्रीटमेंट जो भी उनके पास अवेलेबल था देने लगे, लोगों को 100% रिलीफ मिलने लगा। उससे उनको क्या पता चला? उसमें उन्होंने पाया कि नहीं,
जो मैंने पेशेंट ठीक किए अब उसमें और रिफाइन करने की ज़रूरत है। जब उसको रिफाइन करना शुरू करने की कोशिश की, पर उनको दोस्तों सेम टाइम पे उनके पारिवारिक ऐसी समस्याएं उनको आ गई, जिसकी वजह से, नहीं तो मेरा मानना है कि जिस मेडिसिन को आज हम 38 नंबर दे रहे हैं, ये लगभग 9 मेडिसिन के ऊपर आकर के अटक सकता था, क्योंकि उन्होंने जाते जाते फिर भी दो मेडिसिन हमें ऐसी दे दी जिसके बारे में ये बोला जाता है कि आपकी पॉकेट में अगर ये 2 मेडिसिन 38 मेडिसिन रखने की जरूरत नहीं है। अगर S1 केवल और S10 आपकी पॉकेट में 2 रेमेडी रहती हैं, तो आप दुनिया की किसी भी तरह की बीमारी के जो सीवियरिटी है, जो उसका सीवियर, जो हमारे उस बॉडी के अंदर सीवियरिटी आती है, उसको 50 से लेकर के 40 से लेकर के 70% के बीच में आप उस सीवियरिटी को अकेले S1 और S10 से ख़त्म करने की पावर रखते हैं। तो अब मैटी जी का विजन क्या, ये बात क्लियर होगी। सिंप्लिसिटी ऑफ उसको करेक्टराइज किया, उसके अंदर उन्होंने पाया कि हमारे बॉडी के दो जो पोल मेजर दो पोल हैं, 2 पोल्स ऑफ बॉडी, उनको इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंचाने का काम जो है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम करता है। जब उन्होंने इस पॉइंट को देखा, तब उन्होंने बोला कि होम्योपैथी को मैंने इंप्रूव किया, इसका नाम तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बट साथ में मैंने बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जीज ऑफ द प्लांट्स, बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इन दोनों एनर्जीज को मैंने एसिमुलेट करके उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन देने का जो सिद्धांत मैं दे रहा हूं, इस करके इसका नाम आज से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक उन्होंने रखा, राइट। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट करेक्टर चुना, डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। दोस्तों इस वक्त आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर जसवीर कटारिया जी और डॉक्टर एसके कटारिया जी। मैं चाहूँगा कि मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक टेक्निकल रिगार्डिंग टू टेम्परामेंट स्टार्ट करूँ। थोड़ा 2-3 डॉक्टर थोड़ा लेट जुड़ पाए, 3-4 डॉक्टर दरबारा सिंह जी भी पंजाब मोगा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। हेलो सर, मैं डॉक्टर दरबारा सिंह पंजाब मोगा डिस्ट्रिक्ट से सिटी से, और काफ़ी अरसे से मैं अब इलेक्ट्रोपैथी में चल रहा हूँ, करीब 6 साल हो चुके हैं। बहुत बढ़िया लगा इलेक्ट्रोपैथी में वापस आकर, क्योंकि 90 में मैंने डिग्री की थी BEMS। उसके बाद हम पिछले 6 साल से इलेक्ट्रोपैथी में वापस आए हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट ले चुके हैं। किडनी फेलियर पे भी अब मेरे पास 3 पेशेंट चल रहे हैं, और भी बहुत से अच्छे रिजल्ट मैंने लिए हैं। थैंक यू वेरी मच दरबारा जी। अब मैं आपको थोड़ा सा डॉक्टर एसके कटारिया जी के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने आपको पहले जिक्र किया कि डॉक्टर एसके कटारिया जी और डॉक्टर जसवीर कटारिया जी दोनों हस्बैंड वाइफ कटारिया इलेक्ट्रोपैथिक हॉस्पिटल बठिंडा को ये चला रहे हैं। ये वो हॉस्पिटल है जो रविसन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोपैथिक क्लिनिक एंड हॉस्पिटल का एक बिगर पार्ट है, जो स्टार्टिंग के हमारे 10 ऑल ओवर इंडिया के टॉप मोस्ट जो हॉस्पिटल रविसन सीरीज में हैं, उनमें से एक नाम जो सा वो डॉक्टर एसके कटारिया जी और डॉक्टर जसवीर कटारिया जी। इनका जो चलने वाला हॉस्पिटल जिसका नाम मैंने आपको बताया कि कटारिया इलेक्ट्रोपैथिक हॉस्पिटल बठिंडा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर एसके कटारिया जी से कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें 2 मिनट में, फिर बीच बीच में चर्चा हमारी चलती रहेगी। सर मेरी सभी डॉक्टर साथियों को हाथ बांधकर नमस्कार। नमस्कार जी। तो जी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी अगर लोगों को ठीक करने की साइंस है तो वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी 2014 से मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ जुड़ा हूँ, जो कि रेविसन सीरीज है। इसके अंदर इतने जो कारगर रिजल्ट देखे हमने ऑल डिसीज के अंदर, सभी चीजों के अंदर, तो लाइलाज जो रिजल्ट हैं वो भी इसके अंदर ठीक होते हैं। जब मरीज हमारे पास आता है, अपनी समस्या लेकर आता है, अपनी बीमारी लेकर के आता है, तो कोई 2 महीने 4, 6, 8 महीने जितना भी उसका जिस हिसाब का रोग रहता है, वो डे बाय डे बहुत बढ़िया तरीके से और बड़ी जल्दी सुपर ठीक हो जाता है, वो इलेक्ट्रोपैथिक दवा का सेवन करने से। आशीर्वाद, मुझे पता नहीं कितने लोगों को शफा दिए, कितने लोगों के रोग दूर किए हैं। तो ये रेविसन इंडिया जो इलेक्ट्रोपैथी की हम बात करते हैं, इसके माध्यम से और शुक्र करते हैं भगवान का कि हम क्या बोलते हैं कि जो जी है सो राजी जाए।
जो भी इलेक्ट्रोपैथी दवा का सेवन करता है उस मरीज के रोग बड़ी जल्दी बहुत बढ़िया तरीके से, जहाँ तक हमारी बात है तो हम वादा करते हैं आपके कि हर पल आपके साथ है, जो भी हमारे पास कुछ रहेगा आपसे कभी कुछ छुपाया। अभी मैं एक 2 मिनट का समय जरूर लूँगा। डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर जी जो हमारे रविसन इंडिया इलेक्ट्रोमेक फार्मा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ हैं, वो धर्मशाला हमारा जो हिमाचल का और हमारा जोनल वर्किंग ऑफिस वो धर्मशाला यानी कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से लगभग 200 किलोमीटर अवे है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर जी वो भी आप सब लोगों को थोड़ा सा जी ठाकुर साहब बोलिए। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। जो सेवाएं रविसन इंडिया इलेक्ट्रो होम्यो फार्मा मेरे बीच दे रहा है, बस कंपनी का आप नाम बताएं, भविष्य की जरूरत है और हम सब मिलकर के इस पद्धति को आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि नेचर द्वारा दी गई कोई भी चीज है वो किसी बदलाव से कम नहीं। महात्मा व्यक्ति ने नेचुरल प्लांट बेस्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके इस विश्व का कल्याण किया है और उसके कल्याण निमित्त हम लोगों की सेवा लगी है। आशा करता हूँ कि आप सभी भाई मिल करके इस प्रयास को सार्थक करें और जो भविष्य की जो भी जरूरतें हैं वो सदा ही आपको होती जाएगी, ऐसा मेरी आशा है और ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका उज्जवल भविष्य। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डायग्नोसिस है वो इतना यूनिक है, मैं बोलता हूँ कि अगर उसको हम एक बार डीपली स्टडी करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, तो वो उसका बहुत बड़ा कोई मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं है। इतना मैंने बोला ना कि मैटी जी ने ऐसी साइंस आपको दी है कि जिसमें हर इंसान अपने आप को डॉक्टर बना सकता है, कम से कम खुद का डॉक्टर तो बन ही सकता है। और आज के इस सिनेरियो के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि हम किसी डॉक्टर से भी संपर्क करने के लिए गुरेज करते हैं। इस कंडीशन में कहीं बाहर निकलेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो अमूमन आम पर्सन भी इन बातों को जान करके खुद का डॉक्टर बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। किस एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ वो मैं इलेक्ट्रोपैथी की मैटी जी की साइंस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। और इससे से क्या होगा, अगर टेम्परामेंटल स्टडी हम लोगों ने सीख ली, उससे हमें ये पता चलेगा कि ये टेम्परामेंट स्टडी करने से हम इस लेवल तक पहुंच। क्या होने लगा, अब पेशेंट ही समझने लगा कि ये मशीन भी डायग्नोज करने में सफल नहीं है। क्योंकि आप भी पाएंगे, मैं भी पा रहा हूँ पिछले लगभग 30 सालों से अपनी एक्टिव प्रैक्टिस के अंदर मैं क्या पाता हूँ, आज भी अगर मेरे पास अगर 10 पेशेंट आएंगे तो उसमें से 5 से 6 पेशेंट एड्रप्शन ऑफ डायग्नोसिस के आएंगे। उनको उस पेशेंट को अपने आप को भी पता है कि हमारी खुद आकर के आपसे बोलेंगे कि पता नहीं इतने टेस्ट करवा लिए जी, डॉक्टर के बीमारी पकड़ में नहीं आई है। अगर आपको बीमारी पकड़ने की विधा, आपको बीमारी पकड़ने का नॉलेज भगवान करे आपको के पास पहुंच जाए, जो कि अलग हूँ मैं, पहले उनको जब मेरे पास आते हैं तो मैं टेम्परामेंटल स्टडी करता हूँ। सेकंड, उसको कोरिलेट करने के लिए फिर मैं क्या है पल्स डायग्नोसिस के ऊपर जाता हूँ। जब तक, और ये कोई लंबी गेम नहीं होती है, हार्डली 3 से 5 मिनट के अंदर आप एक पेशेंट को 100% कन्फर्मली उसका डायग्नोज कर सकते हैं। तो जब आप में एक ये पॉइंट आ जाएगा तो लोग आपके पास ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं आएंगे, वो बोलेंगे यार कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा लाख रुपया खर्चा हो जाए, पर मैंने चंबा जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मैं वहाँ जो डॉक्टर है वो मेरे को हाव भाव देख करके, मेरा पल्स पकड़ करके मेरी बीमारी की कुंडली पूरी खोल करके रख देता है। दोस्तों, जब ये ठप्पा मेरे पे लगेगा, आप सब लोगों को जो कि लगेगा नहीं। इस वक्त पूरे इंडिया में अगर रविसन ग्रुप की बात की जाए तो मोर देन 12,000 डॉक्टर इसके साथ टाई अप हैं और मोर देन 500 डॉक्टर्स ऐसे हैं आज की डेट में पूरे इंडिया के अंदर जो आज टेम्परामेंटल स्टडी कर रहे हैं, प्लस उसके अंदर मतलब कि जो पल्स डायग्नोसिस के लिए इतने माहिर हो चुके हैं कि उनको उनके बारे में जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी को बोलूं कि बठिंडा में जाओ, अगर मैं किसी को बोलूं मोगा में जाओ, अगर मैं किसी को बोलूं पानीपत जाओ, अगर मैं किसी को बोलूं दिल्ली में जाओ, अगर मैं बोलूं कोटद्वार जाओ, तो दोस्तों वो नाम लेने मात्र जब उसको करेंगे, अच्छा वहाँ एक सुना है जी डॉक्टर आरपी सिंह है कोई कोटद्वार के अंदर, तो वो भी
क्या वो भी उसी तरीके से पल्स देखते हैं? वो जो टेम्परामेंटल स्टडी आप बता रहे हैं, तो क्या वो वैसे स्टडी करते हैं? जब मैं उनको बोलता हूँ कि यस वो करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज वो 500 लोग ऐसे हैं जो वेल इस्टेब्लिश हो करके अपने आप को अलग सिस्टम से अलग हट करके जो काम करने की चेष्टा जिन्होंने की, आज उनका जो रेट ऑफ सक्सेस है, आपको आप सब लोगों को भी रेट ऑफ सक्सेस तो मिलने वाला है। आज अगर आपका जर्नी यहाँ पे है, तो जो रेट ऑफ सक्सेस आपका यहाँ आ सकता है अगर आप इन फैक्टर्स के साथ अपने आप, पहले तो उसके बारे में जानना जरूरी है ना। टेम्परामेंट किसको बोला जाता है? टेम्परामेंट होता है कि जो आम आपका जो बॉडी का डील डोल है, ये जो आप बॉडी जो हमें देखने को मिलती है, मेल एंड फीमेल देखने को मिलती है, बच्चे की, बूढ़े की, जवान की देखने को मिलती है, इसके अंदर जो पाए जाने वाली वो एक फिजिकल खूबियाँ, वो भौतिकी खूबियाँ, जिसके थ्रू हम उन छोटी छोटी बात सिस्टम मैंने आपको बताया। अब बारी आती है कि मेथडों के थ्रू ही हम उसके फाइनल डायग्नोज तक पहुंचने की जो सब वो एक जर्नी तय कर सकते हैं, राइट। अब टेम्परामेंट का मतलब होता है आम स्वभाव, जो मेरा एक आम, जो मेरा मैं किसी से अगर मिलता हूँ तो मैं कैसे मिलता हूँ, अगर किसी से मैं बात करता हूँ तो मैं कैसे करता हूँ, अगर मैं चलता हूँ तो मेरा जो चलने की प्रक्रिया वो कैसे होती है, जो मेरा फेशियल इंप्रेशन है वो कैसे है, मेरी आंख कैसी है, नाक कैसी है। हमें कहीं यही आपका कैलकुलेशन ही आपका एक्सरे है, आपका कैलकुलेशन ही आपका जो सा वो कंसेप्ट ऑफ, जिसको हम बोल सकते हैं कि एमआरआई है, वो एमआरआई आप कर रहे होते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि उसको मशीन के अंदर ना डाल करके हमारी आंखें ही वो एक्सरे कर रही होती हैं, एमआरआई कर रही होती हैं, जो कि उस पेशेंट को फाइनल डायग्नोज तक पहुंचाने में मदद करती है। ये हुआ डेफिनेशन ऑफ टेम्परामेंट। क्या हुआ एक्चुअली? टेम्परामेंट जो है वो हमारी प्रकृति, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, उसी को हम टेम्परामेंट बोलते हैं, स्वभाव को ही हम टेम्परामेंट बोलते हैं, राइट। अच्छा, हर इंसान में एक बेसिक कंसेप्ट कॉमन है, वो क्या है कि जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड और लिम्फ दो चैतन्य पदार्थ हैं, वो जो ब्लड और लिम्फ हमारे हैं, वो हमारे बॉडी के हर कॉर्नर में लास्ट कंस्ट्रक्शन, लास्ट फंक्शनल यूनिट तक अगर कोई उसको लाइफ प्रदान करने का काम करता है, वो ब्लड एंड लिम्फ ही करते हैं। बट ब्लड एंड लिम्फ क्या कैरी करते हैं? ये दोनों चीज़ें क्या कैरी करती हैं? जितने हमारे बॉडी के मैक्रो, माइक्रो एंड ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, उसको लास्ट सेलुलर लेवल तक पहुंचाने का काम जो है वो हमारे ब्लड एंड लिम्फ करते हैं। जब ये बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि ब्लड और लिम्फ ये दोनों चैतन्य पदार्थ हमारे शरीर का बेसिक प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब इन्हीं दोनों बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर हमारे टेम्परामेंट, जो हमारा आम स्वभाव है, जब बॉडी की जो रूपरेखा है, बनावट है, वो डिपेंड करती है, राइट। जो हमारा सेगमेंट है, उससे जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशन को या टेम्परामेंट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं संगुइन टेम्परामेंट। और जो लिम्फ से जुड़ा हुआ था उसको बोलते हैं लिम्फेटिक टेम्परामेंट। जो संगुइन टेम्परामेंट है उसका मतलब होता है जो हमारे शरीर में ब्लड को बनाने वाला तंत्र और ब्लड को यूटिलाइज करने वाला तंत्र प्लस ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला जो तंत्र, जितना तमाम हमारा सेगमेंट है, वो हमारे संगुइन टेम्परामेंट के अंदर मतलब कि रहता है। नंबर 2 पे लिम्फेटिक के अंदर जितना हमारे शरीर में लिम्फ को पैदा करने वाला, लिम्फ को यूटिलाइज करने वाला, लिम्फ को एक्सक्रीट और उसको मतलब कि प्यूरिफाई करने का काम जो करता है, वो हमारा जो सा लिम्फेटिक चैनल पैदा करने वाला, लिम्फ को यूटिलाइज करने वाला, लिम्फ को एक्सक्रीट और उसको मतलब कि प्यूरिफाई करने का काम जो करता है, वो हमारा जो सा लिम्फेटिक चैनल करता है। अब ये लिम्फ और ब्लड, इनमें आपस में दोनों में रिलेशन क्या है? मैं अक्सर बोलता हूँ जो ब्लड है ये हमारे बॉडी का पेट्रोल है, क्योंकि ब्लड को अगर हमारे बॉडी में 1 पॉइंट यानी कि 1 मिनट 13 सेकंड तक अगर हम सर्कुलेट होने से रोक लें तो हमारी डेथ, हमारा बॉडी 1 मिनट 13 सेकंड के अंदर उसकी डेथ हो सकती है। ओके, तो इसका मतलब ये हमारी बॉडी का पेट्रोल है। और अब लिम्फ क्या है? लिम्फ हमारी बॉडी का 2T है, यानी कि पेट्रोल के अंदर डाले जाने वाला 2T है, मोबिल ऑयल है, राइट। क्योंकि अगर ये मोबिल ऑयल अगर आपने अपने स्कूटर, बाइक, कार में बढ़िया से बढ़िया पेट्रोल डलवा लिया, अगर उसके अंदर 2T आपने बढ़िया नहीं डाला तो आपके इंजन की, आपकी गाड़ी की जो लाइफ है
वो कुछ किलोमीटर होगी, 5 से 10, 15, 20 किलोमीटर के बाद जाकर के आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर खून के अंदर लिम्फ की मात्रा 13 सेकंड तक, मात्र 13 सेकंड के लिए रोक दी जाए, उसकी एमल्सिफिकेशन, उसका जो लिवरिकेशन है ब्लड का, अगर वो 13 सेकंड के लिए रोक दिया जाए, तो दोस्तों 13 सेकंड, जो 1 मिनट 13 सेकंड में ब्लड के ना होने की वजह से डेथ हुई थी, वो 13 सेकंड के अंदर ही डेथ होने की संभावना हो जाती है। ये है ब्लड और लिम्फ का आपस में एक रिलेशन। अब दोनों के अंदर जब तक इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगी, यानी कि साम्यावस्था रहेगी, तब तक आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अब यहाँ से आपको डिजीज और हेल्थ का डेफिनेशन भी क्लियर हो रहा है। जब दोनों के अंदर डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन, इसके अंदर असाम्यावस्था जब पैदा होती है, ऊपर नीचे जाती है, तो ये हमारा किस चीज़ के साथ टाई हो जाता है? बीमारी। उसको हम बोलते हैं डिजीज। अगर इन शॉर्ट सिंगल लाइन में बोलना कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिजीज? डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन or cuticleness of both substances or one of both substances, blood and lymph, is known as disease। जब इसकी एक डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों में होती है तो बीमारी हो जाती है। हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ? द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बोथ, दोनों की साम्यावस्था बना देना ही जो है वो एक स्वास्थ्य की निशानी है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोपैथी। अगर दो हमारे क्यूटिकल सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में है, हमारा टेम्परामेंट भी इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब वो कैसे करेंगे डिपेंड? हमारे दोनों ब्लड और लिम्फ के ऊपर। मैंने बोला एक संगवाइन टेम्परामेंट आ गया और दूसरा हमारा लिम्फेटिक टेम्परामेंट आ गया। जो संगवाइन टेम्परामेंट है उसको हमने ब्लड के साथ जुड़ी हुई चीज़ों को आंकना है, और जो लिम्फ है उसको, लिम्फेटिक चैनल को और लिम्फ के साथ जुड़ी हुई बातों को हमने इसको जोड़ना है। आगे चल करके बीच बीच में आपको बताया जाएगा कि कौन से ऑर्गन ब्लड को बनाते हैं और यूटिलाइज करते हैं और उसको प्यूरिफाई करते हैं, कौन से लिम्फ को बनाते हैं, यूटिलाइज करते हैं और उसको एक्सक्रीट और प्यूरिफाई करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके बीच बीच में आती रहेंगी। अब टेम्परामेंट बेसिकली कितने टाइप का होता है? दो मेजर प्रिंसिपल, दो टाइप का तो मुख्य तौर पे है ही है, मगर एक थर्ड टेम्परामेंट भी बीच में हम इंक्लूड करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ लोग आपको, कुछ पर्सन ऐसे मिलेंगे जो 100% लिम्फेटिक को बिलोंग करेंगे, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो 100% लिम्फेटिक को बिलोंग करते होंगे, राइट। और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 100% संगवाइन यानी कि ब्लड कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करते होंगे, राइट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें दोनों टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, वो तीसरे टाइप के लोग होते हैं जिनको बोला जाता है मिक्स्ड टेम्परामेंट और माइल्ड, MIRED, माइल्ड टेम्परामेंट। और तीनों के अंदर अंतर विशेषता क्या होती है? अंतर विशेषता मैं उसको बोलूँगा, मान लीजिए लिम्फेटिक कैटेगरी का कोई पेशेंट है, राइट। अब डायग्नोसिस को भी साथ के साथ हमने स्टडी करना शुरू कर दिया है। कैसे? अगर आपको पता चल जाता है कि ये पेशेंट 100% लिम्फेटिक टेम्परामेंट को बिलोंग करता है, तो दोस्तों हमें ना तो उसके लिम्फ के संगवाइन के बारे में जानने की, उसके ब्लड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा 50% डायग्नोज क्लियर हो जाता है कि जो भी इसको बीमारी हमारे सामने निकल करके आएगी वो किस चीज़ के लिए निकल करके आएगी हमारी, वो इसके लिम्फेटिक चैनल को देखते हुए सामने निकल करके आएगी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो संगवाइन का पर्सन होगा उसमें केवल ब्लड की ही जो समस्याएं होती हैं वही उससे निकल करके आएंगी। अब लिम्फेटिक वाले लिम्फ से जुड़ जाते हैं, संगवाइन वाले ब्लड से जुड़ जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, उनके पास कैरेक्टरिस्टिक दोनों होते हैं। उनका क्या होता है, इस टेम्परामेंट को कैसे पहचानना हमने, उसकी भी एक टेक्निक है, मगर उसके अंदर दोनों गुण पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे? अच्छा, एक चीज़ विशेषता और जो इसके डिफरेंस करती है दोस्तों, अगर लिम्फेटिक चैनल के अंदर किसी पर्सन का लिम्फेटिक टेम्परामेंट है तो जो उसको बीमारियां मैक्सिमम होंगी वो लिम्फेटिक चैनल की ही होंगी, और अंतोगतवा जब वो इस दुनिया को छोड़ करके भी जाएगा तो भी वो अपने लिम्फेटिक चैनल की समस्या के कारण ही, या लिम्फेटिक चैनल के डिलैपिडेट करने के कारण ही वो दुनिया से जाएगा। उसको कभी भी आपको देखने को मिलेगा कि उसको कभी भी ब्लड रिलेटेड बीमारी इस कंडीशन में देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर अंग व सिस्टम, इसके तंत्र यानी कि ऑर्गन और सिस्टम की बात करूं, जो हमारे बॉडी के अंदर
ऑल लिम्फ ग्लैंड सर्वाइकल से लेकर के हमारे पूरे एक्जिला से लेकर के हमारे मतलब कि जो किसको कह सकते हैं हम, लास्ट पॉइंट जो हमारी ग्लैंड्स का कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन में मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स रहती हैं। जितने बॉडी में हमारे लिम्फ नोड है वो लिम्फ को बनाने का काम भी करते हैं, और उसमें कुछ लिम्फ नोड्स जो से वो एक्सक्रीट करने का काम भी करती हैं, इंक्लूडिंग जितने हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है वो भी सिक्रीशन को पैदा करने का काम करते हैं। नंबर 2 पे, जब हमारे शरीर में रस बनता है उस रस को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करने वाला जो अंग व तंत्र होता है वो कौन सा होता है, वो होता है GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। दोस्तों जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी हमारे रस बनते हैं वो आकर के इंटेस्टाइन में ही लार्ज इंटेस्टाइन में आकर के पचते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, मेटाबॉलिक फैक्टर के तौर के ऊपर उसको हम देख सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो पर्सन लिम्फेटिक वाला अपने अंतोगतवा इसी में से इन्हीं तंत्र के कारण ही किसी ना किसी बीमारी से उसका अंत होता है, या फिर वो सही भी रहेगा, उसको बीमारी कोई भी नहीं है, तभी एंड में आपको पता चलेगा कि इसी सिस्टम के फेल हो जाने की, इसी तंत्र के लिम्फेटिक चैनल के फेल हो जाने के कारण ही उसको जो सा वो उस दुनिया से रुखसती मिलती है। ऐसे ही अब ब्लड कंस्टिट्यूशन की बात कर लो। अब ब्लड में जब हमें पता चल गया ये सेंगोइन कंस्टिट्यूशन का पेशेंट है, जब पर्सन है, उसमें दोस्तों लिम्फेटिक कैटेगरी की बीमारियां कभी नहीं हो सकती हैं। उसमें जो सेंगवाइन यानी कि ब्लड से जुड़े हुए सेगमेंट की बीमारियां उसको देखने को मिलेंगी। वो कैसे मिलेंगी? मान लो ब्लड को पैदा करने वाले जितने भी हमारे अंग तंत्र है उसकी कोई ना कोई समस्या हो सकती है, उसका फेलियर हो सकता है। ब्लड को यूटिलाइज करने वाले अंग व तंत्र उनका फेलियर हो सकता है, उसके अंदर कोई बीमारी हो सकती है। 3 नंबर के जो ब्लड प्यूरिफायर होते हैं, अब मैं एक एग्जांपल कॉमन लेता हूँ। मान लो जो ब्लड को यूटिलाइज करने वाला हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा तंत्र है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जैसे लिम्फ को यूटिलाइज करने वाला सबसे बड़ा तंत्र हमारा कौन सा था? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, राइट। अब दोनों का अगर मेजर डिफरेंस किया जाए, लिम्फेटिक चैनल वाला उसका लिवर फेलियर तो हो सकता है मगर उसको हार्ट फेलियर होने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे, जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो सा वो कोज है, यूटिलाइजर है, सेंगवाइन टेम्परामेंट, ठीक है। उस तरीके से ही जो ब्लड कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्लड टेम्परामेंट से, सेंगवाइन टेम्परामेंट से जो पेशेंट बिलोंग करता है उसको दोस्तों हमेशा हार्ट या उससे जुड़ी हुई समस्याओं के कारण ही उसकी अंतिम यात्रा शुरू होती है। मगर आप देखेंगे कि उसको कभी, उस पर्सन का कभी भी लिवर फेलियर नहीं जा सकता है, क्योंकि वो 100% लिम्फेटिक के कवर के अंदर चला गया या 100% सेंगवाइन के। ये होगी हमारी ब्लड और लिम्फ की दोनों की बात। अब जो तीसरी टाइप का जो पर्सन है वो क्या बनता है दोस्तों? उसमें दोनों चीज़ों के करैक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे। उसमें ब्लड कॉन्स्टिट्यूशन के भी मिलेंगे, उसमें लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के भी मिलेंगे, मगर फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसकी बीमारी का कारण कोई एक सिस्टम बनेगा। उस सिस्टम को हम बोलते हैं डोमिनेंसी ऑफ ब्लड या फिर डोमिनेंसी ऑफ लिम्फ। जो उस पर्सन में, उस मिक्स टेम्परामेंट के अंदर 2 टाइप के जो से वो आपकी डोमिनेंसी रहेगी, एक ब्लड की रहेगी, एक लिम्फ की रहेगी। जो ब्लड की डोमिनेंसी रहती है, अगर उसका उस पेशेंट के अंदर या उस पर्सन के अंदर उसकी जो बीमारी की शुरुआत होगी वो कहाँ से मिलेगी आपको देखने के लिए? ब्लड कॉन्स्टिट्यूशन से उसकी बीमारी शुरू होगी। अगर डोमिनेंसी ब्लड की है तो उसकी अंत कहाँ जाकर के होगा? लिम्फेटिक चैनल के अंदर। पता चला कि उसको पहली बार कभी जिंदगी में हार्ट अटैक हुआ, मगर उससे तो वो बच गया, और जब चलते उसकी दवाई खाई, आगे चलते वो उसका लिवर फेलियर चला गया। उसकी अंतिम यात्रा जो वो किस चीज़ में आकर के मिली? फॉर एग्जाम्पल लिवर के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मिक्स कैटेगरी का पर्सन होता है, अगर उसकी डोमिनेंसी आपके सेंगवाइन यानी कि आपके ब्लड की है, तो उसकी जो बीमारी शुरू होने का जो केंद्र बनेगा मेन, वो आपका बनेगा ब्लड, वो आपका सेंगवाइन बनेगा, और उसकी अंत कहाँ जाकर के होगी? लिम्फेटिक के अंदर। और ऐसे ही अगर उसकी डोमिनेंसी लिम्फ की है तो उसकी बीमारी का ओरिजिन, आपका स्टार्टिंग कहाँ से उसको मिलेगी? लिम्फ से मिलेगी, और अंत उसका जाकर के आपका सेंगवाइन के अंदर होगा।
तो इसका मतलब क्या होता है, जो डोमिनेंसी लिम्फ और ब्लड की रहती है, ये दोस्तों 60 to 70% तक उस बीमारी को आपके शरीर के अंदर इंड्यूस करने का काम करती है। और जो 30% लास्ट का 20 से 30% 40% तक का हिस्सा लिम्फेटिक चैनल का होता है, तो इन बिटवीन उसके ऊपर जाकर के उसका जो है वो अंत होने की संभावना होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लिम्फ वाला पर्सन है उसको तो लिम्फ की ही कैटेगरी के अंदर जब हम देखते हैं, उसी की बीमारियों के बारे में हम एवेल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे संगवाइन टेम्परामेंट के अंदर सिर्फ संगवाइन को ही देखते हैं। बट मिक्स के अंदर क्या आता है, मिक्स के अंदर हमें दोनों चीज़ें देख करके चलनी पड़ती है कि हमें पता चल गया। वो कैसे आप पहचानेंगे वो अगले टॉपिक में आपको बताया जाएगा। सो प्लीज़ अभी मैंने इस टॉपिक को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। जो टेम्परामेंट हमारे कितने टाइप के थे, 3 टाइप के, लिम्फेटिक टेम्परामेंट, संगवाइन टेम्परामेंट, मिक्स टेम्परामेंट। लिम्फेटिक में सिर्फ लिम्फ से जुड़ी हुई, लिम्फ को पैदा करने वाली, यूटिलाइज करने वाली और उसको प्यूरिफाई और एक्सक्रीट करने वाली बीमारियां जुड़ेंगी। संगवाइन में जो ब्लड को पैदा करने वाली, यूटिलाइज करने वाली और उसको प्यूरिफाई करने वाली ही समस्याएं जुड़ेंगी। मिक्स में दोनों टाइप की होंगी, मगर जिसकी डोमिनेंसी रहेगी उसका ओरिजिन बनेगा और अंत उसका जाकर के लिम्फेटिक में होगा। राइट, तो ये थी हमारी 3 टेम्परामेंट को मतलब कि जो सब पहचान करने की। इसको हमने अब पढ़ना कैसे है उसके बारे में हम चलते हैं। इन तीनों टेम्परामेंट को हम पहचानेंगे कैसे कि ये पर्सन हमारे पास जो आ रहा है ये लिम्फेटिक से है या संगवाइन से है या मिक्स से है। राइट, अब हम टेम्परामेंट को जो हाउ वन कैन डायग्नोज टेम्परामेंट, हम इसको पढ़ेंगे कैसे, एक इंसान के अंदर कौन सा टेम्परामेंट है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ने की टेक्निक क्या होनी चाहिए, अब हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं सर। इसके लिए मैं ब्रीफ आपको बोलूँगा। हम 4, जब हम बॉडी की बात कर रहे हैं, हमने किसी इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं करनी है यहाँ। हम अगर अपने शरीर को देखें, हम इसके अंदर 4 मेजर पॉइंट स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला है हम इंसान चलता कैसे है, चलने का ढंग क्या है उसका। नंबर 2 पे वो उसकी जो से वो फेशियल इंप्रेशन क्या बोलता है। राइट, जो हमारा मतलब कि डील्डो नहीं मान करके चलो आप, ठीक है, फेशियल इंप्रेशन ऑफ द बॉडी। 3 नंबर पे वो खाने पीने की उसकी आदतें क्या है। 4 नंबर पे वो कॉमन बिहेवियर्स, आम स्वभाव उसके क्या है। इन 4 बिंदुओं के ऊपर हम 15-16 छोटे छोटे ऐसे पॉइंट है। अच्छा, जब मैं बोलूँगा तो कुछ लोगों के पास कुछ अभी लिख सकते हो तो लिख लेना, मगर आपके लिटरेचर में एक बुक आने वाली है आपके पास, ये है गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रोपैथी। ठीक है, इस मतलब की बुक में आपको ये सारी चीज़ें जो भी आपको पढ़ाई जा रही हैं वो रिटर्न दस्तावेज के रूप में भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। राइट, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि कोई चीज़ हमारी छूट गई तो कल को हम लर्न कैसे करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको आपके पैकेज के अनुसार आपके पास पहुंचने वाली है 8 किताबों के साथ। राइट, तो जो ये 4 चीज़ें हमारी हैं, अगर हम इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना सीख लें तो मेरे को लगता है कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जिस बीमारी को हम इमीडिएट विद इन 1.5 मिनट ना पहचान पाए। वो कैसे? अब सबसे पहले बारी आती है चलने का ढंग कि इंसान चलता कैसे है। उसको हम बोलते हैं गेट, GAIT, गेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान चलता कैसे है, जो इंसान की चलने की प्रक्रिया है वो 3, अगर 3 टेम्परामेंट है उसकी चालें भी 3 है। राइट, एक लिम्फेटिक की चाल होगी, दूसरी संगवाइन की होगी और तीसरी मिक्स की होगी। जब मिक्स की मैं बात करूंगा तो मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि वहां डोमिनेंसी नोट करना जरूरी है कि डोमिनेंसी किसकी है, लिम्फ की है या संगवाइन की है। राइट, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लिम्फेटिक चैनल की चाल कैसे होती है। मान लीजिए ये मेरा पाँव है, ये पाँव है और ये जमीन है। राइट, जब जो भी इंसान चलता है वो अपना पाँव उठाएगा, कदम आगे उठाएगा और उसका पाँव जमीन के ऊपर लैंड करता है। जो जमीन के ऊपर लैंड करने की प्रक्रिया होती है वहीं से टेम्परामेंट का पहला चैप्टर शुरू हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो ये चाल वाला चैप्टर है, जो गेट ऑफ ह्यूमन बीइंग है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें 90% डायग्नोज करने में मदद करता अकेला चैप्टर कि ये पर्टिकुलर पर्सन इसी टेम्परामेंट का है। राइट, कैसे? अगर वो चलते वक्त अपने पाँव को लैंड करते वक्त
सबसे पहले जमीन के ऊपर एडी लगाता है, एडी को लैंड करता है, उसके बाद पंजा लैंड करता है। कैसे? पहले एडी फिर पंजा। जब उसके जो पहले एडी नीचे लगा रहा है, अगर उसके आप ये एंगल देखेंगे, जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, अगर इसको आप देखेंगे तो वो एक्यूट एंगल रहेगा, यानी कि कम से कम भी 30 to 45 डिग्री तक ये एंगल जा सकता है। मगर उसकी एडी पहले लैंड करेगी फिर पंजा। अगर आप उसके जूते की, ये मान लीजिए उसका जूता है, ये उसकी एडी है, अगर आप इस जूते की एडी को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो आपको लगेगा कि उसकी पूरी एडी चप्पल की या जूते की पूरी खाई जाती है और आगे से पंजा कम खाया जाता है। ये जो पंजा है ये कम खाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऐसी चाल चलने वाला कोई पर्सन आपको मिले जिसकी पहले एडी आपको घिसी हुई नजर आ रही है और पंजा कम घिसा हुआ नजर आ रहा है, तो मान के चलो वो 100% लिम्फेटिक कैटेगरी का पर्सन है। शर्त एक ही है, वो पूरी गोलाई के अंदर उसकी एडी घिसी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ से घिसी हुई है, ये नहीं कि उसकी लेफ्ट से घिसी हुई है या फिर राइट से घिसी हुई है, राइट? दोनों तरफ की गोलाई के अंदर जो सी उसकी एडी है, ऐसे करके वो घिसी होनी चाहिए, तब वो 100% लिम्फेटिक पर्सन कहलाएगा। अब सेकंड नंबर के ऊपर मान लीजिए कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, जब वो अपना उनका पाँव जमीन के ऊपर लैंड करेगा तो उसका एंगल बिल्कुल लो एंगल होगा। कैसे होगा? सबसे पहले उसका पंजा जमीन पे आकर के टच करेगा और उसके बाद उसकी एडी लगेगी। फिर उसके बाद सेकेंडली क्या होगा? उसका पंजा लगा, एडी लगी, पहले पंजा फिर एडी संगवाइन के अंदर। अगर आप उसके जूते को देखेंगे, उसकी जो एडी का हिस्सा होगा गुलाई के अंदर, वो ना के बराबर घिसा होगा, बिल्कुल नया होगा, और जो उसका पंजा ये वाला उसका प्लेंटर सरफेस होगा, उस सरफेस में उसकी घिसाई बराबर से आपको देखने को मिलेगी। वो चारों तरफ से उसकी बराबर से घिसाई, बिल्कुल सेंटर से उसकी घिसाई आपको देखने को मिलेगी। अगर ऐसा कोई पर्सन जिसके जूते और चप्पल का प्लेंटर सरफेस पंजा आगे से ज्यादा घिसा हुआ है बराबरी से और एडी उसकी कम घिसी हुई है, तो मान के चलो कि उस पर्सन का सबसे पहले लैंड की उसने पंजा, फिर उसके बाद उसकी एडी लगी, तो संगवाइन टेम्परामेंट का वो पेशेंट कहलाएगा, वो पर्सन संगवाइन टेम्परामेंट वाला कहलाएगा। क्लियर हो गया सर? पहले पंजा, पहले एडी फिर पंजा, हमारा लिम्फेटिक चैनल, लिम्फेटिक टेम्परामेंट, पहले पंजा फिर एडी, ये हमारा संगवाइन टेम्परामेंट। दो टेम्परामेंट हो चलने वाले। तीसरे नंबर के ऊपर किसकी बारी आती है? मिक्स की। अब दोस्तों जो मिक्स चलने वाला पर्सन होगा, जो, अच्छा एक पॉइंट और नोट करना आपने, जो लिम्फेटिक और संगवाइन चाल चलने वाला पर्सन होगा, टेम्परामेंट से बिलोंग करने वाला होगा, वो पाँव बिल्कुल सीधा रखेगा ऐसे। अगर जमीन है तो पाँव उसका ऐसे गया, अगर वो संगवाइन वाला तो भी उसका पाँव सीधा पड़ेगा, वो सीधी चाल चलेगा। मगर जो मिक्स टेम्परामेंट वाला पर्सन होगा, उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होगी? उसकी डिफ्लेक्टेड गेट होगी, यानी डिफ्लेक्शन आएगा उसके अंदर। वो पंजा जा तो उसका बाहर की तरफ को ऐसे रखा जाएगा या अंदर की तरफ को ऐसे रखा जाएगा, यानी कि ये उसका मान लो जो लिम्फेटिक वाले हैं वो ऐसे रहेंगे, जो संगवाइन वाले वो भी ऐसे रहेंगे। मगर जो मिक्स वाले टेम्परामेंट वाले लोग होंगे, वो जा तो उसका पंजा ऐसे जाएगा जमीन से, ये लैंड है, ये ऐसे जा तो टेढ़ा इस तरफ को जाएगा या फिर इस तरफ को टेढ़ा जाएगा, मगर वो जमीन के ऊपर सीधा नहीं पड़ेगा। जब उसका आड़ा टेढ़ा पैर डलता है दोस्तों, उस वक्त क्या प्रक्रिया होती है? उस वक्त दो प्रक्रियाएं होती हैं। या तो उसकी पहले एड़ी लग रही, जैसे उसने तिरछा रखा, या तो उसकी पहले एड़ी लगी, आप देखेंगे उसकी एड़ी लगती है फिर पंजा लगता है, पहले एड़ी लगती है फिर पंजा लगता है। और उसके बाद क्या होता है, जब आप उसको देखोगे तो उसके जो पाँव की गुलाई वाली लिम्फेटिक, क्लियर में क्या बोला था, ये गुलाई के अंदर उसका पंजा खाया जाएगा, मीन्स उसकी एड़ी खाई जाएगी, घिसेगी। मगर जो मिक्स के अंदर होगा और उसकी डोमिनेंसी लिम्फेटिक की होगी, उसकी एक तरफ से एड़ी खाई जाएगी, चाहे उसकी लेफ्ट जूते की लेफ्ट एड़ी खाई जाएगी ज़्यादा, राइट की तरफ से कम खाई जाएगी। पंजा तो उसका साफ मिलेगा आपको, क्योंकि वो लिम्फेटिक डोमिनेंसी का है। और पंजा घिसा हुआ होगा, यानी साफ होने का मतलब ये नहीं, घिसाई पंजे की भी होगी, पर उतनी घिसाई नहीं होगी जितनी उसकी एक तरफ से एड़ी की होती है। अगर उसकी लेफ्ट और राइट से कोई भी एड़ी का हिस्सा घिसता है
पंजा कम घिसता है, तो मान के चलो उस मिक्स टेम्परामेंट में जो डोमिनेंसी आई वो लिम्फेटिक कैटेगरी की आई। अब मैंने एक बात और बताई थी आपको कि अगर उसकी लिम्फेटिक डोमिनेंसी आती है तो ये मान करके चलो कि उस पर्सन में जो बीमारी है वो शुरुआत जो होने का, उसके अंदर जो बीमारी आने का सिलसिला होगा वो सबसे पहले शुरू लिम्फेटिक डोमिनेंसी से ही होगा। जब हम उसको डायग्नोज के अंतिम चरण पर पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसको लिम्फ से जुड़ी हुई बीमारी शुरू हो चुकी है, जहाँ इससे पहले बीमारी उसके अंदर आ चुकी है, जहाँ इवन तक आने वाले भविष्य में भी हम कर सकते हैं उससे कि भैया जब भी तेरे को कोई समस्या आएगी तो लिम्फेटिक चैनल से ही आएगी, राइट। इसी तरीके से अगर वो अपना आड़ी टेढ़ी चाल चलते हुए, डिफ्लेक्टेड गेट चलते हुए पंजा पहले लगा रहा है और एड़ी बाद में लग रही है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ये पंजे का या तो वो अंदर का हिस्सा खाया जाएगा या फिर बाहर का हिस्सा खाया जाएगा। दोनों तरफ के हिस्से बराबर से नहीं खाए जाएंगे पंजे के। अगर उसका पंजा पहले लग रहा है तो उसका एक तरफ का हिस्सा प्लेंटर सरफेस का, चप्पल या जूते का ज्यादा खाया जाएगा, और उसके बाद उसकी जो एड़ी है वो भी घिसी होगी, मगर उसकी एड़ी की घिसाव में वही अंतर जो पहले हमारा सेंग्वाइन के अंदर प्लेंटर सरफेस का था। यहां दोनों चीजों को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसका पंजा घिस रहा है एक तरफ से, दोनों में से किसी एक तरफ से, दोनों की दोनों तरफ का पंजा नहीं उसका घिसेगा, मिक्स के अंदर किसी का लेफ्ट घिस सकता है, किसी का राइट घिस सकता है, पर जिसका राइट घिसने की आदत जिसको पड़ गई है वो राइट का ही घिसेगा, उसको कभी लेफ्ट नहीं घिसने वाला, राइट। जिसको लेफ्ट की पड़ गई वो लेफ्ट के ऊपर चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिक्स में अब डोमिनेंसी पहचानने का तरीका आपके पास आ चुका है। मिक्स के अंदर अगर उसकी एडी एक तरफ से खाई जा रही है तो मान करके चलो वो लिम्फेटिक डोमिनेंसी का पर्सन है। अगर उसका एक तरफ से पंजा खाया जा रहा है तो मान करके चलो वो जो सा वो सेंग्वाइन डोमिनेंसी का पर्सन है। ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू गेट, पहला पॉइंट चलने का ढंग। अब दूसरा फेशियल इंप्रेशन। फेशियल इंप्रेशन में अब हम 3-4 छोटे छोटे पॉइंट स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम नाक को स्टडी करेंगे, नाक। दूसरे नंबर के ऊपर हम चीक्स एंड आईब्रो को स्टडी करेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर हम आईज को स्टडी करेंगे, आंख के अंदर की पुतली। उसके बाद हम हेयर्स को स्टडी करेंगे, बालों को स्टडी करेंगे। अब यही नाक की पोजीशन को आपको नोट करना है। अगर आपकी डेप्थ के बाद ब्रिज बीच में आ गया और आगे चल करके नाक आपकी डायवर्टिकुलाइज कर गई, ऐसे टेढ़ी हो गई नीचे की तरफ को, तो मान करके चलो वो पेशेंट 100% लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का पेशेंट है। फिर एक बार रिपीट कर लो, डेप्थ, ब्रिज, डायवर्टिकुलाइज नोज, ये हमारा क्या आ गया, ये किस चीज की निशानी होगी, लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की। अब सेकंड सेंग्वाइन का, डेप्थ के बाद सीधे उतराई आ गई, डेप्थ आई, उसके बाद कोई उतराई चढ़ाई नहीं है नाक की, सीधा उतराई आ गई और आगे चोंच, नाक बिल्कुल पतला आगे आकर के बन जाता है। हमारा उंगली ऐसे टिप के ऊपर, टिप ऑफ नोज के ऊपर आकर के रुक गई। इसका मतलब क्या हुआ, वो 100% सेंग्वाइन का अब इसी ब्रिज के जो हमारी नोज की पोजीशन है, अब देखिए मिक्स में क्या होगा, मिक्स में क्या होने वाला है कि पहले मैंने डेप्थ देखी, फिर ब्रिज आया। जब आगे मैंने नाक के ऊपर हाथ फेरा तो नाक आगे से चोंचनुमा हो गई। अब जो चोंचनुमा नाक आ गई, इसमें कैरेक्टरिस्टिक किस चीज के आगे कि यस वो बाई बेस तो लिम्फेटिक डोमिनेंसी का है, मगर वो एंड में आकर के उसका कैरेक्टर जो है वो सेंग्वाइन से भी मिल गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी बेस के बाद ब्रिज है और आगे जाकर के चोंच आ जाती है तो मान करके चलो वो 100% मिक्स का पर्सन है और उसकी जो डोमिनेंसी है वो किस चीज की आई, लिम्फेटिक की। ऐसे ही अगर बेस के ऊपर हमारा बेस, उसके बाद डेप्थ के बाद सीधी उतराई आई, उतराई आने के बाद नोज आगे डायवर्टिकुलाइज कर जाता है। देखो ऊपर बेस पे किस चीज की इंडिकेशन आई, सेंग्वाइन की, बट उसके बाद नीचे आकर के नोज उसका डायवर्टिकुलाइज कर गया, वो किसकी इंडिकेशन आ गई, लिम्फेटिक की। तो इसका मतलब हमने नेजल वेज से ही पता लगाना है कि ये पर्सन किस डोमिनेंसी में है, अगर वो मिक्स कैटेगरी का पर्सन मेरे को लग रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, नोज से मैंने पहचान लिया नॉन ब्रिज्ड नोज है तो सेंग्वाइन की है, आगे टिप बन जाती है। अगर ब्रिज्ड नोज है और आगे डायवर्टिकुलाइज कर दिया तो 100% लिम्फेटिक है। अगर बेस उसका जो सा वो लिम्फेटिक का है और टिप, नाक की टिप सेंग्वाइन वाली है, तो मान करके चलो वो किस चीज का बन गया,
संग्वाइन की डोमिनेंसी लिम्फेटिक ही है, बट वो एसोसिएट कर रहा है संग्वाइन से भी। अगर बेस उसका जो संग्वाइन वाला है और नाक आगे लिम्फेटिक की बन रही है, तो इसका मतलब डोमिनेंसी संग्वाइन की हुई और नाक उसका जो आगे डायवर्टिकुलाइज वो बता रहा है कि ये लिम्फेटिक से भी जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब मिक्स के अंदर दोनों करेक्टर आपको नजर आएंगे। अब तीसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर का पॉइंट है आपका। तीसरा नंबर हमारे चीक्स एंड आईब्रो। अगर हमारे चीक्स के ऊपर मतलब जैसे हम हंसते हैं ना, चीज करते हैं, से चीज, हंसेंगे। अगर हंसने से ये हमारी जो चीक्स है, जो हमारे चीक्स हैं, अगर ये आईब्रो से आगे निकल जाएं, आईब्रो से आगे प्रोजेक्ट कर जाएं, जैसे किस तरीके से करके ये किया, मैं जितना मर्जी बड़े से बड़ी हंसी कर लूं ऐसे करके, फिर भी मेरा जो चीक्स है ये मेरी आईब्रो की प्रोजेक्शन से अंदर रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं 100% लिम्फेटिक कैटेगरीज को बिलोंग करता हूं। जो लिम्फेटिक कैटेगरी के चीक्स होंगे वो जितना मर्जी स्माइल दे ले, उनका जो चीक्स का प्रोजेक्शन है वो हमारी आईब्रो से पीछे ही रहेगा, अंदर की तरफ को धसा हुआ रहेगा। संग्वाइन के लिए क्या होता है? संग्वाइन वाला पेशेंट जब वो स्माइल, थोड़ी सी भी स्माइल करेगा, हल्की सी भी, तो उसका जो चीक प्रोजेक्शन है वो हमारी आईब्रो से आगे प्रोजेक्ट कर जाएगा, यानी कि आईब्रो पीछे रह जाएगी और चीक्स हमारा आगे निकल आएगा। ये छोटे छोटे फिजिकल पॉइंट है जिसके बेसिस के ऊपर हम ये जान सकते हैं कि टेम्परामेंट बंदे का क्या है। ये किसी किताब में लिखे हुए नहीं मिलने थे, मगर ये जो बुक मैंने आपको बताई है, ये आपको इंडिया के अंदर क्या वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी बुक मिलेगी जिसमें इन फिजिकल पॉइंट के बारे में जिक्र किया गया है डिटेल के अंदर, राइट। तो अब ये चीक्स की प्रोजेक्शन आपकी आ गई। अब तीसरे नंबर पे हमारा आता है, ये पहला हो गया नोज, दूसरी हमारी चीक्स एंड आईब्रो, तीसरी हमारी आईज। अगर हमारी आंख के अंदर जो बाइट कंजंक्टिवा पोजीशन है, अगर वो ब्राउन से ब्लैकिश की तरफ को प्रोजेक्शन दे रहा है, उसका रंग ब्राउन कैसे नजर आएगा? अगर उसको आप टॉर्च मार करके देखेंगे तो वो आपको हल्का सा ब्राउनिश नजर आएगा। जो कंजंक्टिवा है अंदर, कंजंक्टिवा के अंदर भी जो हमारा एरियोलर पोर्शन, यानी कि जो पीपल से भी पहले जो रेटिनल पोर्शन हमारा, उससे भी पहले जो ब्लैक पार्ट है, उसके अंदर टॉर्च मारोगे तो ब्राउनिश में नजर आएगा। मगर जब उसको बिना टॉर्च से देखो तो ब्लैकिश नजर आएंगी, आपको काली आंखें नजर आएंगी। अगर वो ब्राउन से ब्लैकिश की तरफ को जा रहा है तो मान के चलो वो लिम्फेटिक चैनल का पर्टिकुलर पॉइंट है। नंबर 2, अगर उसकी आंख ब्राउन से कैटिश की तरफ को जा रही है, यानी कि ब्राउन से नीली आंखों की तरफ को जा रहा है, जब बिल्ली आंखों की तरफ को जा रहा है, तो मान करके चलो वो प्योर संग्वाइन का पर्सन है। मगर आंख का एक मैं बात जरूर बोलूंगा, ये जरूरी नहीं है कि हर कोई संग्वाइन वाला आपको बिल्ली आंखों वाला मिलेगा, मगर इतना आपको पॉइंट जरूर मिलेगा, उसको ब्राउन टू ब्राउन, डीप ब्राउन के अंदर ही आपको देखने को मिलने वाला है, राइट। उसकी जो ब्राउन आंखें हैं वही आपको बताएंगे वो लिम्फेटिक चैनल का पर्सन है। और जो हल्की सी आभा उसकी कैटिश के अंदर, हल्की सी बिल्ली आंखों के अंदर जब जाता है तो वो आपको देगा, इंडिकेट करेगा ये संग्वाइन टेम्परामेंट का पर्सन है। यहीं से आपको पहचानना, अगर वो डोमिनेंसी लिम्फेटिक की होगी तो उसकी आंखें भी ब्राउन से, मतलब ब्राउन से ब्लैकिश की तरफ को जाएंगी, और उसकी अगर वो संग्वाइन की उसकी डोमिनेंसी होगी तो वो ब्राउन से कैटिश की तरफ को उसकी आंखें, बिल्ली आंखों की तरफ को वो जाने वाली हैं। ये हो गया आंखों का। सेम कंडीशन हमारे बालों की है। अगर बालों को धोने के बाद बिना तेल लगाए अगर उसको आप थोड़ा सा टॉर्च मार करके देखेंगे, अगर वो भूरे बाल हैं, बिना टॉर्च से उसको नॉर्मली अपनी आंखों से देखो तो ब्लैकिश हेयर आपको मिलेंगे, काले बाल मिलेंगे। अगर वो ब्राउन से ब्लैकिश की तरफ को जा रही है उसकी लश्कर, तो मान करके चलो वो लिम्फेटिक का है। अगर ब्राउन से गोल्डन हेयर की तरफ को जा रहा है, टॉर्च मार करके देखेंगे तो वो ब्राउन कम गोल्डन हेयर आपको ज़्यादा नजर आएंगे। तो अगर ब्राउन से गोल्डन की तरफ को उसके हेयर जा रहे हैं तो मान के चलो वो संग्वाइन टेम्परामेंट का पेशेंट है, पर्सन है, राइट। इस तरीके से इन 4 पॉइंट को मैं कंक्लूड। नंबर 3 पे खाने पीने की व्यवस्था। खाने पीने के अंदर जो हम खाते पीते हैं, हमारे जो आदतें, शौक होते हैं, वही हमें टेम्परामेंट के बारे में इंडिकेट करते हैं। कैसे? जो लिम्फेटिक पर्सन होगा वो 100% वेजिटेरियन होगा। जो लिम्फेटिक पर्सन होगा वो 100% वेजिटेरियन होगा। वो मसाले कम खाएगा, वो कम तीखा खाना खाने का आदी होगा।
जो 100% संगवाइन होगा, लिम्फेटिक होगा। जो 100% संगवाइन होगा उसको कम से कम भी वो नॉन वेज को ज़्यादा लाइक करेगा। अगर उसको हफ्ते में 1-2 बार नॉन वेज मिल जाता है तो उसकी लाइफ खुश चलेगी। अगर उसको लंबे समय तक नॉन वेज नहीं मिलेगा तो दोस्तों वो मान करके चलो कि उसको अच्छा नहीं लगेगा, खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। जो वेजिटेरियन 100% नॉन वेजिटेरियन होता है वो लगभग मसाले भी तीखे ही खाता है। चौथा पॉइंट हमारा गया आम स्वभाव। आम स्वभाव में क्या चीज़ें आती हैं हमारी, हम बात कैसे कर रहे हैं। मैं इसके अंदर 2-3 छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा आपको। पहला, जो लिम्फेटिक कैटेगरी का पर्सन होगा आम स्वभाव के अंदर उसको थोड़े में गुस्सा नहीं आएगा। आप उसको गुस्सा दिलवाने की कोशिश करेंगे, या घर परिवार के अंदर भी कई बार हमने देखा है कि मान लो पेरेंट्स ही है, बच्चे शरारतें कर रहे हैं तो उसमें से मान लो कि मदर है, मदर बोलेगी अरे बेटा मत कर तू शरारतें कर रहा बार बार, ठीक है। अगर वो लिम्फेटिक ही है वो उसको क्या करेगी, उसको गुस्सा जल्दी नहीं आएगा। अगर मान लो फादर जो से वो संगवाइन से हैं, बच्चा शरारत कर रहा है तो फादर एकदम से उठेगा, क्योंकि संगवाइन पर्सन को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इमीडिएट गुस्सा उसको आएगा, जाकर के उसको पटक देगा, मार देगा, राइट। मगर जो संगवाइन टेम्परामेंट का पर्सन होता है उसको जितनी तेजी से गुस्सा आता है उतनी तेजी से ही उसका गुस्सा कम भी हो जाता है। यानी कि अगर अभी उसने बच्चे को मार भी दिया तो एकदम से उसको पटियाएगा भी, उसको दुलारेगा भी, तू शरारतें क्यों कर रहा भाई। ऑन अदर हैंड मान लो मदर लिम्फेटिक से है, उसने क्या किया, पहली बार जब बच्चे ने गलती की तो उसको बोलेगी बेटे मत कर, दूसरी बार भी गलती की तो उसको बोलेगी तू, तेरे को मैंने बोला ना, तू फिर गलती कर रहा है, मत कर। अब तीसरी बार बच्चे ने फिर गलती कर दी तो मदर जब उठेगी, उसको जब गुस्सा आएगा ना, फिर उसके बाद उस गुस्से को जल्दी से शांत नहीं किया जा सकता है। यानी जो लिम्फेटिक कैटेगरी है उसको थोड़े में गुस्सा आता नहीं है, मगर जब गुस्सा आ जाता तो वो एज अर्ली शांत नहीं होता है, राइट। उसके बाद अगर संगवाइन को गुस्सा आ गया, स्किंट में गुस्सा आएगा और वो स्किंटों के हिसाब से खत्म हो जाता है। इसका मतलब वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, जो संगवाइन टेम्परामेंट है वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, जो लिम्फेटिक टेम्परामेंट है वो लॉन्ग टेम्पर्ड है। यानी कि उसको थोड़े में गुस्सा नहीं आएगा और जब आएगा तो थोड़े में जल्दी खत्म नहीं होगा। 2 पॉइंट, मान लीजिए उसको जो काम करने की प्रकृति है, लिम्फेटिक पर्सन आसानी से किसी भी बात का डिसीजन नहीं लेता है। आपने उसको कुछ स्कीम बता दी ना कि चलो यार 10 रुपये से हम 100 रुपये कमाएंगे, राइट, तो वो पता क्या बोले, कोई बात नहीं यार कल सोचेंगे। और अगले दिन आपने फिर बोला यार तेरे को मैंने स्कीम बताई थी 10 के 100 बनाने के लिए, वो बोले कोई बात नहीं यार मैं तेरे को बताता हूँ। तो अगर उसको तीसरे दिन किसी कारणवश ये पता चल गया कि चलो यार बोल रहा है तो चलो लगा करके देख लेता हूँ, वो 10 रुपये लगा देगा आपके कहने से, राइट। कल को आपको पता चलता है कि वो तो कंपनी डूब गई जो 10 का 100 देती थी, और आप उसको समझाने के लिए आएंगे ना तो आपको पता क्या बोलेगा, कोई बात नहीं यार तू टेंशन मत ले, मैं तो 100 के बना ही लूंगा, मैं 10 के 100 बना ही लूंगा, कंपनी तेरे लिए डूबी मेरे लिए नहीं डूबी है। यानी कि उसके पास वो फार्मूला भी होता है जिससे वो 100 से 10 से 100 बनाने की टेक्निक डेवलप कर लेता है ना। ऑन अदर हैंड संगवाइन पर्सन क्या करेगा, आप उसको बोलेंगे कि यार 10 से 100 बनते हैं, वो तुरंत आकर के आपको 10 रुपये दे देगा, आपको पूछेगा भी नहीं, वो डिसीजन एकदम से लेता है। और जैसे अभी आपको दे करके गया ना, आपने अभी तक उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया भी नहीं है, आपको तुरंत फोन करके बोल दे यार मेरे 10 रुपये रोक ले यार, मैंने नहीं करना उसके अंदर। यानी कि वो अभी डिसीजन लेगा, तुरंत उसको चेंज भी कर देगा। ये संगवाइन पेशेंट की जो टेम्पर, उसका जो मतलब कि फिजिक टेम्पर है वो उसका हमेशा से शॉर्ट रहेगा, वो जल्दी से डिसीजन लेगा और जल्दी से डिसीजन बदल देगा। लिम्फेटिक पर्सन जल्दी से डिसीजन लेता नहीं है, मगर उस जब ले लेता तो उसको पूरा किए बिना या उसको अंतिम चरण तक लेकर के जाता है, लास्ट पॉइंट तक लेकर के। अगर वो फेल हो भी गया ना उसके अंदर डिसीजन लेने के अंदर, तो भी उस फेलियर को भी वो जस्टिफाई करेगा कि नहीं मैंने ये है वो भाई मेहनत की है, फिर भी मेरे को असफलता मिली तो कोई बात नहीं, मगर वो एकदम से उसको छोड़ेगा नहीं। ये है उसके आम स्वभाव। ऐसे ऐसे कम से कम भी 15 से 16 पॉइंट आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे जिससे कि आप टेम्परामेंट को पहचान सकते हैं, राइट सर। अब मैं कंक्लूड करूं, जो मैंने आपको बताया 4 पॉइंट मेजर, चलने का ढंग पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद आपका फेशियल इंप्रेशन,
उसके अंदर मैंने 4 पॉइंट बताए आपको। उसके बाद मेरा नेक्स्ट खाने पीने का, खान पान का ढंग, फिर आम स्वभाव, ये 4 चीज़ें मैंने बताई। ये चीज़ें हमें डायग्नोज करके देने वाली हैं कि ये पर्सन 100% लिम्फेटिक है और ये पर्सन 100% संगवाइन है, या फिर ये पर्सन मिक्स टेम्परामेंट का है। अगर मिक्स में है तो ये डोमिनेंसी लिम्फेटिक की है, अगर मिक्स का है तो डोमिनेंसी संगवाइन की है। राइट सर। अब लास्ट में एक पॉइंट मैं आपसे अगर जानने की कोशिश करूं तो इसमें से इन 4 जो मैंने मेजर 4 पॉइंट आपको स्टडी करने के लिए बताए, इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको मीन्स ऐसा लगता है कि यार मेरे बस का काम नहीं है? क्या आप लोगों की चाल नहीं पहचान सकते? क्या आप लोगों से बातचीत करके उसके जो ये 4 मैंने मतलब कि जो खान पान के ढंग हुए, फेशियल इंप्रेशन हुए, ये पॉइंट उनसे स्टडी नहीं कर सकते? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस होनी चाहिए? अगर ये इतना इजी काम है तो क्या कल की डेट में हम टेम्परामेंट स्टडी करने वाले मास्टर बन सकते हैं? थोड़ा सा अभ्यास करोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, दोस्तों बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप भी बहुत जल्दी परफेक्ट हो सकते हैं, बहुत जल्दी आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं अगर आप इन छोटी छोटी बातों को मेरे अनुसार 6 मंथ टू 1 ईयर तक, 6 महीने से लेकर के 1 साल तक अगर इसको आप कैरी करते हो तो दोस्तों 1 साल के बाद जब आप ये डायग्नोस्टिक फैक्टर करेक्टर्स को साथ लेकर के चलेंगे, यही तो हमारी एज ए इलेक्ट्रो होम्योपैथ इस्टेब्लिशमेंट करवाने में मदद करेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली में अब एक रिवाज बन गया, चाहे टेम्पररी है, जी किसी को घर नहीं बुलाना ड्यू टू कोविड ही हो, उसके बगैर ही जजमेंट करती है। बिल्कुल, ये सर दिल्ली में नहीं, आज पूरे वर्ल्ड की मैं कह सकता हूँ कि कोई किसी के घर में किसी को बुला करके राजी नहीं है। वो कहते हैं अपने सगों को बुला करके राजी नहीं है। कारण उसके पीछे ये है कि हम बुलाने नहीं चाहते, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि यार पता नहीं उसके पास कोई गलत चीज़ है, जब मेरे पास, मैं एसिम्प्टोमेटिक, मेरे पास ही कोई गलत चीज़ है। अगर वो मेरे पास आएगा तो उल्टा उसका इम्यून सिस्टम मेरे से कम होगा तो मेरे से बीमारी लेकर के जाएगा। जब मेरा इम्यून सिस्टम उससे कम है वो मेरे को बीमारी लेकर के जाएगा। तो जो ये तभी तो बोला गया है, जब आप मशीन डॉक्टर के पास जा ही नहीं पा रहे हैं, जब जा पाएंगे आप मशीन, आज जो कॉमन पर्सन है, बोला ना किसी ने लिखा हुआ था कि कोविड ने सारी बीमारियों की जो रिस्पेक्ट है वो कम कर दी। कहाँ चले गए हार्ट पेशेंट, कहाँ चले गए किडनी पेशेंट? आज जिसको भी देखो कोविड ही नजर आता है, क्योंकि कोविड ने सारी बीमारियों को सुपरसीड कर दिया। राइट। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रोपैथी सब्जेक्ट, इसका जो फीचर है इसलिए भी ब्राइट है क्योंकि हमें किसी को टच करने की जरूरत ही नहीं है। हमें सामने से देख करके हम पहचान रहे कि इस बंदे को यह बीमारी हो सकती है, हम यहाँ बैठ करके डायग्नोज कर सकते हैं सर। और किसी का कोई क्वेश्चन सर? चलिए अब फिर हम अपने कंक्लूजन की तरफ को चलते हैं सर। आज के टॉपिक का जो लबोलबाब हमारा रहा, जो जर्नी रही, राइट, वो ये रही कि हमने टेम्परामेंट डायग्नोस्टिक चैप्टर और फैक्टर के बारे में और करेक्टर के बारे में हमने स्टडी किया। क्यों किया? क्योंकि मैटी जी का मानना ये है कि अगर हम अपने आप को टेम्परामेंटल स्टडी मास्टर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम ट्रीटमेंट देने में 100% कामयाब होंगे ही। मैंने टेम्परामेंटल तीनों की मेडिसिन आपको बता दी थी चलते चलते, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला S1 रिगार्डिंग टू लिम्फेटिक टेम्परामेंट, A3 रिगार्डिंग टू संगवाइन टेम्परामेंट, F1 रिगार्डिंग टू मिक्स। आज हमारे साथ डॉक्टर जसवीर कटारिया जी, जिनको मैं प्यार से जस्सी बहन बोलता हूँ, ठीक है, वो पर्टिकुलर कटारिया जी का बहुत अच्छे तरीके से आज की डेट में साथ देती हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं। मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो स्पेसिफिक आज की डेट में डील कर रही हैं गायनी पेशेंट की जो इनफर्टिलिटी के साथ। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट डॉक्टर जस्सी कटारिया को भी दिए जाएं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि अब तक वो पिछले लगभग 5 सालों में कितने केसेस इनफर्टिलिटी के जो है वो अच्छे कर चुकी हैं और कितने ऑन द वे इस वक्त तक जो पॉजिटिव उनके आ चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। और इलेक्ट्रोपैथी में आ करके उन्होंने जो इनफर्टिलिटी के ऊपर अपना एक्सपीरियंस गेन किया विद रिस्पेक्ट टू रविसन, वो आप बताने की चेष्टा करें। डॉक्टर जस्सी कटारिया जी।
जी सर। हाँ हूँ बोलो जी, बोलो जी बोलो। ਸਰ ਮੈਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਓਡੀ, पीसीओएस, इंडोमेटेरियम, यूट्राइन फाइब्राइड और ओवेरियन सिस्ट और ट्यूब्स ब्लॉक ਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਰੈਬਿਸਨ ਫਾਰਮਾ ਦੀ जैसी ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ जैसी हिंदी, ਹੋਊਗਾ ਸਰ। हिंदी प्लीज। सॉरी सर, 300 से प्लस केस मेरे हो चुके हैं सर। अभी 11 प्रेगनेंसी पॉजिटिव हैं और 11 से 15 डिलीवरी होने वाली हैं सर। ओके वेरी गुड। और गाइनोकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है यहाँ के बठिंडा के, मेरे पास काफ़ी पेशेंट भेजते हैं जो कि आईवीएफ करते सर। उनके मेरे पास 19 केस आ चुके हैं, जिनमें से 8 केस उनके सॉल्व हो चुके हैं। गुड। अच्छा डॉक्टर, जैसे कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत क्रिटिकल हो, जहाँ जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने 2-3-4 बार आईवीएफ करवाया है, आईसीयूआई करवाया है, वो पेशेंट क्रिटिकल होकर के आपके पास आए, कोई ऐसी शेयरिंग आप करना चाहेंगे इलेक्ट्रोपैथी से? हाँ सर, 2 पेशेंट हैं मेरे पास जिनके 4 आईवीएफ हो चुके थे और तीन उनके अबॉर्शन हो चुके ओवरी के। 10 साल बाद उनके बेटी हुई है सर, वो यूट्यूब के ऊपर है। सिरसा का केस है। और एक केस और है, उनके भी आईवीएफ हो चुके थे, उनके 100 प्लस 100 mm तक के सिस्ट थे, फेब्राइड थे, जिनके बीच में मैंने बच्चा लिया। वो जानवी की वीडियो वो भी यूट्यूब पर है। गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच जस्सी जी। चलो आज का समापन की तरफ को, हमारा आज के दिन का ये फर्स्ट डे, मैं आपको चलते चलते बता दूं, कल हम पल्स डायग्नोसिस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और उसके साथ इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल राइट 1:45 पे आपको लिंक, उससे पहले ही आ जाएगा, 1:30 पे लिंक आ जाएगा। 1:45 तक सारे के सारे लोग जो उनसे वो आप काइंडली जुड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा चलिए, लेट से आए हैं, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, हिमाचल इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन से हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सीएम मिश्रा जी। मैं चाहूँगा वो, चलो थोड़ा वो अभी सभा से लाभ ले रहे हैं, ज़्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, वो आपको सब लोगों को अपना हेलो भेज रहे हैं। अगर मिश्रा जी 2 शब्द आप बोलना चाहें काइंडली। मिश्रा जी स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन। यस। हाँ नमस्कार सभी को। नमस्कार जी। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके जी। और चलिए अभी सुनते हैं आपको।